एक समय की बात है। एक गांव में सफेद साड़ी वाली चुड़ैल का आतंक था। चुड़ैल रात भर गांव में घूमती और गांव का जो भी आदमी उसे दिखाई देता उसे वो घायल कर देती। अरे कोई तो बचाओ, मर गया रे। एक रात हरिया अपने खेत से अपने घर लौट रहा था कि तभी अचानक उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? आज तो मैं गया काम से। आज मुझे मेरा शिकार मिल गया। अरे चुड़ैल दीदी, मुझे छोड़ दो। जैसे ही चुड़ैल हरिया की तरफ बढ़ती है, हरिया वहाँ से भाग जाता है और अपने घर के दरवाजे पे पहुँचता है। अरे भगवान, जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है। हरिया की पत्नी जल्दी से दरवाजा खोल देती है। अरे आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? अरे मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है, आज तो मैं बाल बच गया। जल्दी से सभी दरवाजे और सभी खिड़कियों को बंद करके बत्ती बुझा दो। तभी चुड़ैल हरिया के घर के पास पहुंच जाती है। अरे वो आदमी कहाँ गायब हो गया? मैं भी देखती हूँ आखिर कब तक बचेगा। मैं अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हरिया और उसकी पत्नी दोनों अपने घर की खिड़की से ये सब देख रहे होते हैं। अरे बाप रे, ये तो बड़ी डरावनी चुड़ैल थी। अगले दिन ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और धीरे धीरे लोग चुड़ैल के डर के मारे शाम होते ही अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद भाई, मैंने तो इस चुड़ैल के डर के मारे रात को अपने खेतों को पानी देना बंद कर दिया है। कहीं मेरी फसल सूख गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। साहूकार का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? अरे भाई, पूरे गांव वालों का यही हाल है। पता नहीं ये चुड़ैल हमारे गांव में कहां से आ गई। फिर एक दिन गांव के पास वाली नदी के किनारे एक बहुत बड़े तांत्रिक के आने की बात कुछ गांव वालों को पता चलती है। वो लोग जाके ये बात गांव के मुखिया को बताते हैं। मुखिया जी, नदी के किनारे एक बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा आए हैं। हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। मैंने सुना है वो बड़े बड़े भूतों और चुड़ैलों को अपने वश में कर लेते हैं। मुखिया जी सभी गांव वालों को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। तभी तांत्रिक अपनी बंद आंखों को खोलकर कहता है, क्या बात है? तुम सब लोग यहाँ क्यों आए हो? मुखिया जी उस तांत्रिक को सारी बात बता देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। और तांत्रिक अपनी आंखों को बंद कर लेता है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत पाप किए थे, जिससे ये गांव अब श्रापित हो चुका है। उसी के फल स्वरूप तुम्हारे गांव में चुड़ैल आई है। ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, मर गए रे, अब क्या होगा? तभी गांव के मुखिया जी कहते हैं, बाबा, इस चुड़ैल से हम सबको बचा लीजिए। कोई तो उपाय होगा। इसका सिर्फ एक ही उपाय है। सभी गांव वालों को बारी बारी हर दिन अपनी आधी फसल उस पहाड़ी के ऊपर बनी काली गुफा में छोड़ के आनी होगी। तभी उस चुड़ैल की भूख मिटेगी और श्राप का प्रभाव खत्म हो जाएगा और तुम सब जिंदा बच जाओगे। सभी गांव वाले उस तांत्रिक की बात को मान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन से रोज उस गांव के लोग बारी बारी से अपनी आधी फसल उस काली गुफा के पास जाकर रखाते। कुछ दिनों बाद हरिया की बारी आती है।
बाप रे, आज तो मेरी बारी है उस काली गुफा में जाने की। क्या करूं, वो तो बड़ी खतरनाक चुड़ैल है। मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। फिर हरिया डरते डरते अनाज की बोरियां अपनी बैलगाड़ी में लाद देता है। तभी हरिया की पत्नी उससे कहती है, देखो जी, संभल के जाना और किसी भी हालत में शाम होने से पहले वापस आ जाना। उस चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं है जी। हरिया बैलगाड़ी में बैठते हुए कहता है, भगवान, मैं क्या वापस आऊंगा? लगता है अब तो मेरी खबर ही आएगी। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए हरिया की बैलगाड़ी का एक चक्का बड़े गड्ढे में फंस जाता है। हे भगवान, अब ये क्या मुसीबत है? हरिया नीचे उतर के पूरी ताकत से अपनी बैलगाड़ी को गड्ढे से निकालने की कोशिश करता है। बहुत देर मेहनत करने के बाद हरिया की बैलगाड़ी उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है। हे भगवान, अब तो शाम होने वाली है। आज तो मैं गया काम से। जैसे तैसे हरिया काली गुफा में पहुंच जाता है। अरे मर गया रे, यहाँ तो चारों तरफ डरावना माहौल है। मैंने यहाँ आने में बहुत देर कर दी, कहीं चुड़ैल नाराज ना हो जाए। हरिया अनाज की बोरियां वहां रख के जैसे ही जाने लगता है, तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। हरिया एक कोने में छुपकर अंदर देखने लगता है। चुड़ैल वहां आती है और फिर अपने चेहरे से नकली चुड़ैल का मुखौटा निकाल देती है। हरिया ये देख के हक्का बक्का रह जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, भैया यहाँ आना, आज तो बहुत अनाज आया है। इसे मिलाकर अब हमारे पास ढेर सारा अनाज जमा हो गया है। कल ही हम इसे शहर में बेच आएंगे और माला माल हो जाएंगे। तभी अंदर से नदी के किनारे वाला तांत्रिक बाहर आता है। अरे, ये तो तांत्रिक बाबा है। हाँ, अब तो हम दोनों की जिंदगी मजे में कटेगी। गांव वालों को बेवकूफ बनाना इतना भी मुश्किल नहीं था। लोग तो तुम्हें सच में असली चुड़ैल समझते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। अब ये गांव वाले चुड़ैल के डर से जिंदगी भर इस काली गुफा में अनाज पहुंचाते रहेंगे। अच्छा, तो ये बात है। ये दोनों पूरे गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी जाकर सबको बताता हूँ। हरिया उन दोनों की पूरी बातें सुन लेता है और जल्दी से वापस गांव में आता है। गांव वालों को पूरी बात बता देता है। इससे पहले वो दोनों हमारा अनाज लेकर शहर जाए, हमें उन दोनों को पकड़ना होगा। उधर दूसरी तरफ नकली तांत्रिक और नकली चुड़ैल बनी औरत एक बड़ी गाड़ी में सारा अनाज लाद के वहां से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। जल्दी करो, इससे पहले हमें कोई देख ले। हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी वो दोनों देखते हैं कि सामने से सभी गांव वाले अपने अपने हाथों में मशाल लेके आ रहे हैं। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। रुक जाओ, तुम दोनों का भांडा फूट चुका है। अरे मर गए रे, ये गांव वाले कहाँ से आ गए? तुमने क्या सोचा इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे? ये अनाज हमने अपने खून पसीने से दिन रात खेतों में मेहनत करके उगाया है। दोनों मुखिया जी के पैरों में गिर जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों एक नंबर के कामचोर हैं। बिना मेहनत किए पैसे कमाना चाहते थे। हाँ हाँ, अब हम आगे से मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाएंगे। हमें कुछ मत करना, हमें छोड़ दीजिए। इतना कह के दोनों गांव छोड़ के भाग जाते हैं और सभी गांव वाले फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा, तभी तो कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान केवल सूझबूझ से ही करना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सपने देखने वाली बहू।
गुप्ता जी की बहू अंजलि को सपने बहुत आते थे। एक दिन सुबह सुबह जब अंजलि सोकर उठी, सासू माँ जानती हैं क्या होने वाला है? अरे क्या हुआ, फिर से कोई नया सपना देख लिया क्या? हाँ सासू माँ, बहुत जोर से बरसात आने वाली है। आज कोई कपड़े मत धोना, सूख नहीं पाएंगे। अरे बहू, बाहर तो इतनी तेज धूप निकली पड़ी है, तुमको कहाँ बारिश नजर आ रही है? अरे मम्मी जी, मैंने सपने में देखा था बहुत जोर से बारिश होने वाली है, इसलिए बस आज कोई कपड़े नहीं धुलेंगे। अरे लेकिन इससे पहले भी तो कितनी बार तुझे सपने आए हैं, कभी कुछ सच भी होता है क्या? मम्मी जी, आप भी ना सपनों पर भरोसा करना चाहिए, भरोसा। अंजलि की सास उसकी कोई बात नहीं मानती, लेकिन उस दिन वाकई में शाम होते होते घने बादल आ जाते हैं और जोर से मूसलाधार बारिश होने लगती है। अंजलि, आज तो तुम्हारा सपना सच हो गया। बहू, आज तो तुमने सपने में बारिश देखी थी ना, और देखो सच में बारिश हो गई। लगता है अगली बार से हमें तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। पापा जी, मैं तो हर बार ही मम्मी जी से कहती हूँ, मेरे सपने सच हो जाते हैं, बस भरोसा रखिए। कुछ दिनों के बाद, अजी सुनते हैं, मुझे ना सपना आया था और सपने में मैंने देखा कि आपकी पूरी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। अरे कभी कभी सपना सच होना सही बात है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता अंजलि। और वैसे भी लॉटरी लगने ही वाली है तो अच्छी बात है ना। मैं तो कहती हूँ, हम वो बड़ा सा घर खरीदने वाले थे ना, आज ही चलकर उसको फाइनल कराते हैं। अरे वाह वाह, हाथ में पैसा नहीं और बड़ा घर खरीदना है। अरे मम्मी जी, बताया ना आपको, मुझे सपना आया था कि हम 1 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है। देखो बेटा, ये पैसों का मामला है, इसमें किसी तरह की रिस्क नहीं लेनी चाहिए। और जब तुम्हारा सपना सच हो जाए तब तुम घर खरीद लेना। मम्मी पापा ठीक है अंजलि, अभी इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो घर चाहिए तो चाहिए। और आपको प्रॉब्लम क्या है? कुछ दिनों में तो पैसे आने ही वाले हैं लॉटरी से। हाँ तो जब पैसे आ जाएंगे तब खरीद लेंगे ना। पर हमारी अंजलि खाना पीना छोड़कर जिद पकड़कर बैठ जाती है। आखिर मजबूर होकर अंजलि के पति को उस घर को बुक कराने के पैसे देने पड़ते हैं। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन अंजलि के पति की कोई लॉटरी नहीं लगती। कुछ दिनों के बाद, तुम्हारे सपने के चक्कर में तो सब खराब हो गया अंजलि। ना लॉटरी लगी, ऊपर से बेकार में ही सारी जमा पूंजी उस घर को खरीदने में खर्च हो गई। थोड़े दिन तो इंतजार करो, अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि आज सपना आया और कल आपकी लॉटरी लग गई। मैंने तो पहले ही कहा था, तुम्हारी बीवी को तो हर सपने पर विश्वास करने की आदत पड़ गई है। ऐसा भी कहीं होता है क्या? कुछ दिनों के बाद अचानक से अंजलि के पति के पास एक फोन आता है और पता चलता है कि उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। अरे वाह अंजलि, ये तो कमाल हो गया, मेरे तो सच में लॉटरी लगी। अरे भगवान भला करे तुम्हारा। हाँ हाँ बहू, अब तो तुम जो कहोगी हम वो सब बात मानेंगे। तुम्हारे सपने का मतलब तो पूरा का पूरा सच होता है। अरे बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं तो बेकार में ही बहू को उल्टा सीधा सुनाती थी। अरे इसके सपने तो वाकई में सही हो जाते हैं। अपने घर वालों की बात सुनकर अंजलि मन ही मन बहुत इतराती है। उसे लगता है कि अब वो जो भी सपना देखेगी सच हो जाएगा। और इसी चक्कर में एक दिन अंजलि को सपना आता है कि अचानक उनके घर पर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। यही सोचकर अंजलि अपनी सास को कहकर बहुत सारा खाना पहले से ही बनाकर रख लेती है। सुबह से शाम हो जाती है। हमने इतना सारा खाना बना लिया, लेकिन हमारे घर तो कोई मेहमान आया ही नहीं। हाँ मम्मी जी, अब तो रात होने आई है, लगता है ये खाना हम लोगों को ही खाना पड़ेगा। गुप्ता जी का परिवार पूरे 2 दिन तक उस खाने को खाकर खत्म करता है, लेकिन अंजलि की ये अपने सपनों पर भरोसा करने की आदत इतनी जल्दी छूटने वाली कहाँ थी। एक दिन अंजलि की सास अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने के लिए कहती है, अरे अंजलि बहू, मैं जरा 2 दिन के लिए बुआ जी के घर जा रही हूँ। देखो तुम पीछे से घर को अच्छी तरह संभाल लेना। हाँ ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। बहू वैसे तो तुम सब कुछ बहुत अच्छे से ही करती हो, लेकिन देखो ये जरा ना सपनों पर भरोसा थोड़ा कम किया करो बेटा। क्या मम्मी जी, मेरे इतने सारे सपने तो सच हो जाते हैं, उसके बाद भी आपको शक ही रहता है हमेशा।
अरे बेटा, कभी कभार की बात अलग है, लेकिन हमेशा इन बातों पर भरोसा करना बहुत बड़ा नुकसान भी करवा सकता है। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। ठीक है मम्मी जी, समझ गई। अब आप आराम से जाइए, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से कर लूंगी। अंजलि की सास बुआ जी के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद अंजलि एक दिन सुबह सोकर उठती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ अंजलि, तुम रो क्यों रही हो? बहू सब ठीक तो है ना? क्या कोई बुरा सपना देखा? अरे पापा जी क्या बताओ, मम्मी जी नहीं रही, वो हम सबको छोड़कर चली गई। छोड़कर चली गई? अरे क्या मतलब है? वो तो अपनी बुआ जी के घर गई है ना? पापा जी, सासू माँ बुआ जी के घर नहीं, भगवान जी के घर गई है। अरे अंजलि, सुबह सुबह कैसी बात कर रही हो? बुआ के घर गई है, कुछ नहीं हुआ है उनको। मैंने सपने में देखा था, मम्मी जी भगवान को प्यारी हो गई है। अंजलि का पति उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि के बार बार कहने पर वो भी इस बात पर भरोसा कर लेता है कि अब उसकी माँ दुनिया में नहीं रही। सारे गांव में ये खबर फैल जाती है कि अंजलि की सास की मौत हो गई। भगवान, अब हम क्या करेंगे? तुम्हारे सर से माँ का साया उठ गया। मैं तो कहती हूँ पापा जी, इनको बुआ जी के घर जाकर मम्मी जी की डेड बॉडी को ले आना चाहिए, तब तक हम उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी करते हैं। अंजलि का पति अंजलि की बात सुनकर बुआ जी के घर के लिए रवाना हो जाता है। उधर अंजलि अपनी सास के अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां कर लेती है। मोहल्ले के सारे लोग वहां पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत बुरा हुआ, मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती थी, बुआ जी के घर गई थी। अरे हमको क्या पता था कि भगवान जी के घर जा रही है। अंजलि ने अपनी सास की तस्वीर पर हार पहनाकर घर के बीचों बीच रख दिया। सब लोग आकर गुप्ता परिवार को सांत्वना दे रहे थे। थोड़ी देर बाद अंजलि का पति घर आता है और साथ में अपनी माँ को भी ले आता है। अरे बहू, मेरी तस्वीर पर हार क्यों चढ़ा रखा है? सब लोग अंजलि की सास को देखकर डर जाते हैं। अरे आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी माँ जिंदा है। ये तो मेरी बीवी के सपने के चक्कर में हम लोगों ने अपनी माँ को मरा हुआ समझ लिया। बहू, सपने देखना ठीक है, पर अपनी जिंदा सास का अंतिम संस्कार करना बहुत बड़ी गलती। उसके बाद अंजलि की अपने सपनों पर आंख मूंद कर भरोसा करने की आदत हमेशा के लिए सुधर जाती है। बोलने वाली बहू। देखो ममता, मैं आज ऑफिस जाने के मूड में नहीं हूँ। किसी का फोन आया ऑफिस से तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, किसी जरूरी काम से गांव गया हूँ। ठीक है, मैं चला सुने, बाकी मैं संभाल लूंगा। ममता बेचारी, जैसा नाम वैसा ही नेचर। ना कभी झूठ बोला, ना फरेब, ना किसी से चालाकी की, ना किसी की पंचायत। सुन लेती है पति की बात और फिर कुछ देर बाद फोन आता है। हेलो, कौन? मैं सुनील का बॉस बोल रहा हूँ। दफ्तर में इतना काम पड़ा है, अभी तक ऑफिस नहीं आया। वो क्या कर रहा है? फोन दीजिए उसे। जी वो तो सो रहे हैं, कह रहे हैं कि आज गर्मी बहुत है तो घर के मजे लेंगे। बॉस को बीवी की बात पर गुस्सा आ जाता है। तो उसे बोल दीजिएगा कि अब घर में गर्मी के ही मजे ले, कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। ये बोलकर बॉस फोन रख देता है। ममता सारी बात सुनील को बता देती है। न जाने किस बेवकूफ से पाला पड़ा है, समझ नहीं आता। तुम्हारे कारण मेरी नौकरी चली गई। अरे झूठ बोलने में क्या जा रहा था तुम्हारा? ममता को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी खता क्या थी। अरे जो है वही तो बोला। फिर एक रोज, बहू, अरे आ बहू, कहाँ है तेरा पति? इस महीने घर के खर्चे के पैसे भी नहीं भेजे। क्यों, माँ बाप की फिक्र खत्म हो गई है क्या उसे? बाय लागू माँ जी, वो ये बोल रहे थे कि माँ को क्या है, घर का राशन, खेत का पैसा, मवेशी का दूध, फिर भी न जाने क्यों मेरे सर पर भार देकर बैठी है।
तभी सुनील ममता के मुंह पर हाथ रख देता है। क्या रे कलमुँह है, हटा बहू के मुंह से हाथ। अरे क्या क्या बोलता है तू? वो तो इसकी झूठ बोलने की आदत नहीं है, इसलिए पता चल रहा है। देख मेरी सास कितनी शरीफ है। हाँ, तेरी माँ तो मोहल्ले की बदमाश है ना, और तेरी सास शरीफ है। बेटा ममता को देखता है और गुस्से से बोलता है, अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? और भी कुछ कहना है क्या? माँ आई है ना, जाकर छाछ ले आ ठंडी वाली। ममता अंदर चली जाती है। माँ, इसके सच बोलने की आदत के कारण मेरी नौकरी जाते जाते रह गई। वो तो मैंने अगले दिन जाकर पैर पकड़ लिए मालिक के, नहीं तो। सब जानता है बहू की आदत नहीं है झूठ बोलने की, तो तू शांत क्यों नहीं रहता? क्यों उसे झूठ बोलने को बोलता है? फिर एक रोज, बहू जा अपनी पड़ोसन के पास और उससे बोल कि वो लाल वाली साड़ी जो उसने नए साल की पार्टी में पहनी थी, तुझे वो चाहिए। ना माँ जी, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी कल जिस शादी में जाना है ना, वहाँ के लिए तो मेरे पास काली साड़ी है। सास सर पर हाथ रखकर, अरे बुद्धू, मुझे चाहिए साड़ी। वैसे भी तुम लोगों में तो साड़ी का लेन देन चलता है ना, तेरी भी तो उसने पहनी थी ना। हाँ माँ जी, वो क्या है ना, हम दोनों के कपड़े एक दूसरे को आ जाते हैं। मैं ले आती हूँ आपके लिए साड़ी। बहू पड़ोसन के पास जाती है। कैसी हो निर्मला, तेरी लाल साड़ी चाहिए थी। क्यों? तू तो बोल रही थी कि तेरे पास काली वाली साड़ी है, तू वही पहनेगी, फिर लाल का क्या करेगी? अरे मैं तो काली ही पहनूंगी, लेकिन मेरी सास ने देखी थी तेरी लाल साड़ी, वो नए साल की पार्टी में तूने पहनी थी ना, तो इसलिए वो मांग रही है। ये सुनकर पड़ोसन थोड़ा परेशान हो जाती है। देख ममता, तेरे लिए तो मैं एक बार को साड़ी दे भी देती, लेकिन तेरी सास के लिए नहीं। वो क्या है ना, तू तो जानती है कितनी गंदी आदत है तेरी सास की, खाया पिया सब कपड़े पर ही पोंछ देती है। मेरी लाल साड़ी बहुत महंगी वाली है, पता चले उस पर हल्दी तेल का निशान लगा हो। ममता घर आ जाती है खाली हाथ, ममता को देखकर। नहीं दी ना उसका लूटी ने साड़ी, अब आए तुझसे लेने तेरा सामान, अच्छे से बताती हूँ। माँ जी वो क्या है ना, मुझे तो वो दे रही थी, लेकिन आपके नाम पर नहीं दी। अरे किसने बोला था मेरा नाम लेने को? बोल देती तुझे पहनना है, लेकिन ना, तू तो ठहरी सच की देवी। न जाने सास क्या सोचती है और हंसने लगती है। अरे माँ, क्या हो गया? क्या सोचकर हंस रही है? याद है जब बहू को देखने गए थे? हाँ माँ, सही बात है। याद आ गया कैसे मेरी सास बाजार के खाने को बोल रही थी कि ममता ने बनाया है। और बहू ने आकर सब बता दिया कि ये सारा खाना तो बाजार से आया है, वो भी कल्लू हलवाई की दुकान से। ममता दोनों की बात सुन रही थी। हाँ माँ जी, वो कल्लू हलवाई का ही था। मुझे तो आज तक पता नहीं चला कि माँ ने क्यों कहा कि मैंने बनाया है। खैर, मैं तैयार होती हूँ, शादी में जाना है ना। पूरा परिवार शादी में जाता है, जहाँ खाना वाना खाकर सभी बैठे होते हैं कि एक औरत ममता की सास से कहती है, क्या बात है बहन जी, मेरी आपकी बात हुई थी तो आप तो बोल रही थी कि लाल साड़ी पहनने वाली हैं, तो मैंने ये काली पहन ली। पता होता कि आप लाल नहीं पहन रही हैं तो मैं ही अपनी लाल पहनाती। अच्छा जी, तो इसलिए पूछा जा रहा था। अरे इतनी साड़ियां हैं कि क्या बताऊं, मैंने सोचा तो था पर ये सामने दिख गई तो यही पहन लिया। अच्छा, मेरी तो तैयारी काफी दिन से चल रही थी, फिर भी आज ऐसा लग रहा है कि ठीक से तैयार नहीं हुई मैं। तभी आ जाती है हमारी सच्ची बहू ममता बहू। आंटी जी वो क्या है ना, पड़ोसन की लाल साड़ी माँ जी को पहननी थी, लेकिन आप तो जानती है माँ जी की आदत, सारा खाया पिया कपड़ों पर ही पोंछ देती है, तो उसने साड़ी देने से ना ऐन वक्त पर मना कर दिया, तो अब इन्होंने ना मेरी साड़ी पहनी है। औरत ममता की सास को घूरती है। अरे मांग कर ही साड़ी पहननी थी क्या? हम जैसे तो खुद की ही साड़ी पहनते हैं, चलो चलते हैं। सास का गुस्सा अब ममता पर फूट पड़ता है। अरे क्या जरूरत थी ये बात सबसे कहने की? अरे घर की इज्जत का कोई ख्याल है कि नहीं तुझे? हाँ, मैंने क्यों बोल दिया माँ जी? मुझे क्यों डांट रही है? मेरी गलती क्या है? ममता को रोता देख सुनील आ जाता है
अरे माँ क्या हो गया? पता है ना शादी का माहौल है। सास सारी बात बेटे को बता देती है। देख रहा है तेरी बहू का हाल। अरे इस लड़की को तो ये भी नहीं पता कि कब कहाँ क्या कैसे बोलना है। अरे लेकर जा इसे यहाँ से। सभी घर आ जाते हैं। सास का मुंह तो फूला ही रहता है कि एक दिन। चलो बेटा, बहुत दिन तुम लोगों के साथ रह ली, अब चलो। वैसे भी ऐसी बहू के साथ समय कैसे कटे, जो ना झूठ बोलती है ना लोगों की चुगली करती है। अरे गांव में ही ठीक हूँ मैं, कम से कम 4 घर की खबर तो मिलती रहती है, वो भी मसाला डालकर। कैसी बात कर रही है माँ? अभी तो आई है, रह जाना, कितना अच्छा लगता है तेरे रहने से घर। तभी ममता आ जाती है। अच्छा लगता है, लेकिन आप तो बोल रहे थे कि न जाने कब तक रुकेगी, जाने का नाम ही नहीं ले रही। जाए तो कम से कम घर में थोड़ा सा फ्री सा तो फील करूं। यही बोल रहे थे कल माँ जी आपके लिए। सास बेटे को देखती है, लेकिन क्या कहती बेचारी, जब अपना ही सिक्का खोटा हो। चली जाती है चुपचाप गांव। फिर एक रोज घर की घंटी बजती है। सामने खड़ा होता है सुनील का बॉस। सुनील है क्या घर में? वो क्या ना, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा थोड़ा ऑफिस का काम डिस्कस कर लूं। ममता कुछ कहती कि तभी वहां सुनील आ जाता है। अरे बॉस, आप आइए आइए। क्या बात है, घर तो बहुत सुंदर है। वैसे भाभी जी, आपकी खूब बातें सुनी है कि आप कभी झूठ नहीं बोलती। ये तो पता नहीं, लेकिन हमेशा सर कुछ न कुछ ऐसा बोल देती हूँ जिससे परेशानी हो जाती है। मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन क्या करूँ। खैर, बॉस कुछ देर रुकता है, काम की बात होती है। ममता के साथ सब चाय पीते हैं और जैसे ही बॉस जाने को मुड़ता है कि क्या जी, कितने नेक इंसान है, फालतू ही आप खड़ूस और निकम्मा बोलते हैं इन बॉस को। अब क्या, बॉस के कान तक खुद के लिए अनमोल वचन पड़ जाते हैं। और फिर ओह, तो ये बात है। और क्या कहता है ये? अरे बॉस, आप भी किसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं? अरे इससे तो ये भी नहीं पता कि आलू प्याज कहाँ रखा है। अरे ये क्या जाने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मतलब जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहा है। भाभी जी आप बताइए। नहीं बॉस, लग रहा है कि कुछ गलत बोल गई मैं। वैसे ये सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि आप में कोई टैलेंट है ही नहीं। आपकी नौकरी इन्हीं के कारण तो बची हुई है। अरे बस कर ले अम्मा, अब क्या करवा कर मानेगी। बड़ी मुश्किल से तो नौकरी बची थी मेरी। सही कहा, बची थी, लेकिन अब निकल गई। तेरे टैलेंट के भरोसे चल रही है ना मेरी नौकरी। अब देख तू। अच्छा, तो आप भी यही मानते हैं? वैसे ये बात तो है, सुनील काफी टैलेंटेड है। बॉस चला जाता है। सुनील सर पकड़कर बैठ जाता है। माना सच बोलना एक अच्छी आदत है, लेकिन ममता आज का समय ऐसा नहीं है। तुझे थोड़ा सा समाज को देखकर खुद को बदलना होगा, समझी? जी मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। यकीन मानिए मैं जानबूझकर नहीं करती। सुनील सोच लेता है कि वो किसी न किसी तरह अपनी बीवी के इस भोलेपन का इलाज करके रहेगा, लेकिन सवाल ये कि कैसे का जवाब अब मिल जाता है। और फिर एक रोज ममता की माँ आती है। ममता, तुझे तो पता है तेरे पापा का काम ठीक नहीं चल रहा है, कुछ पैसों की जरूरत थी, तेरे पास हो तो मदद कर दे बेटा। ममता माँ को घर खर्चे से बचाए पैसे दे देती है। पैसे देने के बाद सुनील आ जाता है। अरे सासू माँ, आज यहाँ कैसे आना हुआ? नहीं बेटा, वो ममता की याद आ रही थी ना तो आ गई। वो क्या है ना, पता है पापा का काम ठीक नहीं चल रहा है, तो माँ कुछ पैसे लेने आई थी। क्यों? यहाँ क्या पैसे का पेड़ उगा है? अरे कौन सी माँ अपनी बेटी के ससुराल का खाती है? कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की। वापस कर दो माँ जी पैसे और निकलो यहाँ से। आगे से यहाँ पैसे लेने नहीं आना। सुनील ये बोलकर निकल जाता है। उसके जाने के बाद, बेटा ममता, तूने मेरी बेइज्जती कराने के लिए यहाँ बुलाया था क्या? अरे छोटा सा झूठ बोल देती तो तेरी माँ की इज्जत बच जाती, लेकिन चलती हूँ मैं। सास बाहर जाकर बाहर खड़े सुनील से कहती है, तेरे कहने पर बेटा हमने ये नाटक तो खेल लिया, लेकिन उसका क्या असर होता है ये नहीं पता। थोड़ी देर बाद सुनील घर आता है। देखिए मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है,
मैं समझ गई हूँ कि सच कितना सच होता है और उसकी कीमत आज के समय में बहुत बड़ी है। माफ करना, मैं आज से सच कभी नहीं बोलूंगी। क्या? कभी नहीं? फिर क्या, दोनों मियाँ बीवी खुश रहने लगते हैं क्योंकि बीवी को थोड़ी सी झूठ की आदत हो जाती है। मिट्ठू मिट्ठू तोता डाली ऊपर सोता, हरी मिर्ची खाता। नहीं नहीं, हरी मिर्ची तीखी लगती है बुढ़िया। अरे बदमाश, ऐसे कौन बात करता है? मैं करता हूँ। ऐसी बात नहीं करते, अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, पर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। क्यों? तुमने कहा ना अच्छे से बात करते हैं, लेकिन तुम तो बात बुरी हो बुढ़िया। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है रे मिट्ठू? कल ही पड़ोसी की छत पे सूख रही डाल ले आई थी तुम। सावन का महीना पवन करे शोर, डाल उठा के ले आई बुढ़िया कैसी चोर। अरे अरे मिट्ठू चक्रवर्ती, इतने जोर से मत बोल, सब सुन लेंगे। मेरी एक शर्त है। अबे तोते कहीं के, चल बोल। एक तो मुझे देख के कोई सीटी नहीं मारेगा, मुझे पसंद नहीं है। दूसरा, मैं घर में रहूंगा, पिंजरे में नहीं। हाँ चल मान लूंगी, पर कहीं उड़ मत जाना। पागल हूँ क्या? यहाँ पोपट को फोकट में खाना मिलता है, तुम मेरी शर्त मानती हो। अरे जंगल में दंगल करने क्यों जाऊंगा जब इधर ही मंगल हो रहा हो तो। तू तो बहुत चतुर है रे। हाँ, सीखो कुछ मुझसे। अरे ज्यादा चोंच मत चला, ले पिंजरे से बाहर आ जा। और जोर से मत बोलना चोरी के बारे में, बाबूजी सुन लेंगे तो लड़ाई हो जाएगी घर में। तू चाहता है कि घर में लड़ाई हो? हाँ, चाहता हूँ चाहता हूँ चाहता हूँ। लड़ो लड़ो लड़ो, बहुत मजा आएगा। लड़ते हुए लोग, बेवकूफ लोग मुझे अच्छे लगते हैं। अरे राम राम राम, कैसा मिट्ठू है रे तू? बुढ़िया बुढ़िया रोटी चोरी करती खोटी, राम राम करती पर उल्टे काम करती। ए मिट्ठू, अंदर कर दूंगी। बाहर निकल के जुबान फड़फड़ाएगा तो पिंजरे में पंख फड़फड़ाने पड़ेंगे, समझे? माफी चाहता हूँ बुढ़िया, माफ कर दो। और ये बुढ़िया बुढ़िया मत बोला कर मुझे। हाँ हाँ शीला, बहुत जवान है ना तू। कल ही तो घुटने में दर्द था। वैसे एक बात बता, जब तेरा सर दर्द होता है तो तू बाम घुटने में लगाती है क्या? क्यों हुए? ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि तेरा सर तेरे घुटने में है ना बुढ़िया। तभी वहाँ बाबूजी आ जाते हैं। अरे क्यों रे मिट्ठू चक्रवर्ती, तू पिंजरे के बाहर? जमानत हो गई मेरी। अरे वाह रे वाह, चल अच्छा है, बाहर ही रहना पर उड़ना मत। अरे फिकर नॉट, तुम जैसे धर्मात्मा आदमी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे चापलूसी मत कर, भजन कर। नहीं नहीं नहीं, पहले भोजन करूंगा। मिट्ठू खाने लगता है। सतीश को देखने लड़की वाले आ रहे हैं परसों। अरे इतनी जल्दी? मुझे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। ऐसा क्या करना है? अरे दहेज की लिस्ट भी तो बनानी है। कार लूंगी, 10 लाख नगद लूंगी, जेवर, एलसीडी, टीवी, डबल डोर फ्रिज, सोफे, फर्नीचर। अरे तुमको पता है ना दहेज लेना पाप है। एक बार पाप करके अगर जिंदगी भर का ऐशो आराम मिले तो ऐसे पाप अच्छे ही होते हैं जी। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। अरे ठीक है ना, तो पत्नी की जगह वाइफ बोल दिया करो। अरे मैं तुमको अपनी धर्म पत्नी मानता था। पर तुम तो बेशर्म पत्नी निकली। अरे मिट्टू चुप हो जा, मेरे सामने से चली जाओ। अरे आपके पीछे खड़ी हो जाऊंगी तो बोलेंगे कि पीठ पीछे बातें करती है। वाह बुढ़िया वाह, बढ़िया जोक, ठोको ताली। मिट्टू चुप। देखिए जी, मैं तो दहेज भी लूंगी और बहू से काम भी करवाऊंगी। रोक सको तो रोक लो, रोकना ही नहीं चाहता। चली जाओ यहाँ से। वाह वाह बुड्ढे, बढ़िया जोक, लेकिन उतना मजा नहीं आया, एक और सुनाओ। मिट्टू चुप हो जाओ। माँ वहाँ से चली जाती है। शाम को घर वाले महाभारत देख रहे हैं। मिट्टू, ये धर्मराज युधिष्ठिर हैं, झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे। तू भी ना हमेशा सच बोला कर।
सच बोलने से क्या होगा? अरे पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अरे तुमसे क्या मिलेगा? अभी की बात करना बुड्ढे। तू है तो तोता, लेकिन शायद तुझे किसी लोमड़ी ने पाला है। छी छी यार, अपनी पत्नी को लोमड़ी बोल रहे हो? अरे मैं तब की बात कर रहा हूँ जब तू जंगल में रहता था। नहीं नहीं, उसी को बोल रहे थे। रुको, अभी लड़ाई करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। अरे ओ तोते, अच्छा ये ले, ये टॉफी ले ले और अच्छी और सच्ची बात किया कर। रोज टॉफी मिलेगी, ठीक है? पक्का? हाँ हाँ पक्का। 2 दिन बाद घर पे सतीश को देखने लड़की वाले आते हैं। हाँ जी, कितने लोग हैं घर में? मैं सतीश और सतीश के बाबूजी। हाँ हाँ बढ़िया, कर दे पराया मुझे, मैं भी तो इस घर का हूँ ना। अरे हाँ हाँ, ये है मिट्ठू चक्रवर्ती। अरे वाह, कितना प्यारा पैरट है। ये पैरट क्या होता है? मिट्ठू को इंग्लिश में पैरट कहते हैं। ये सतीश तो मुझे इंग्लिश में इडियट ही कहता है। सतीश को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। देख बुढ़िया, तेरा पैसा डुबा रहा है तेरा बेटा। बिट्ठू, हम बात कर ले या तू ही करेगा? अरे चुप भी रहना थोड़ी देर। हमें तो लड़की पसंद है जी, सतीश को भी पसंद है। लड़की से भी पूछ लो एक बार, उसको तुम पसंद हो या नहीं? अरे चुप कर मुए, वरना दूंगी एक। क्या? अब टॉफी टॉफी दूंगी। ये खा और चुप रह। सच की आवाज दबाने के लिए रिश्वत दी जा रही है। तुम्हें क्या लगता है एक टॉफी से तुम मुझे खरीद लोगी? 2 टॉफी लूंगा। बहन जी, आपकी कोई मांग हो तो? अरे माँ जी, मांग तो लड़की की रहती है ना, जो लड़का भरता है। अरे सतीश बेटा, तू रहने दे। नहीं नहीं नहीं, मांग तो नहीं है, पर क्या बहन जी? पर क्या? पर क्या बोलिए ना। पर दहेज लूंगी, दहेज लूंगी। अरे चुप मिट्ठू, वरना आज ही जंगल में छोड़ आऊंगा। अरे कल तो युधिष्ठिर बनने का, सच बोलने का बोल रहे थे। आपकी टॉफी खाई है, झूठ नहीं बोलूंगा। अरे बेटा मिट्ठू। देखिए देखिए, बुढ़िया को कार चाहिए, क्योंकि सतीश की हैसियत नहीं है खरीदने की। बुढ़िया को डबल डोर फ्रिज चाहिए, 10 लाख रुपया भी चाहिए। क्योंकि जैसे बेबी को बेस पसंद है, वैसे ही बुढ़िया को कैश पसंद है। फ्री फुकट का ऐश पसंद है। मिट्ठू, अब तो तेरी खैर नहीं है। बुढ़िया, तेरे हाथ नहीं पहुंचेंगे। ज्यादा नाटक किए तो छत पे से जो चोरी की थी वो भी बता दूंगा। चोरी? हाँ हाँ, पड़ोसियों की दाल चुरा लेती है और पकाते वक्त शिकायत भी करती है कि कैसी सस्ती दाल खाते हैं पड़ोसी। और पता है अब तक इस घर में काम वाली बाई क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम्हारा इंतजार था। मिट्ठू की बात सुन के लड़की वाले वहां से चले जाते हैं। अरे क्या बिगाड़ा था रे हमने तेरा। एक तो तुझे पाला, खाना खिलाया, तेरी हर शर्त मानी, फिर भी तूने हमारा काम बिगाड़ा। सच बोलना चाहिए बुढ़िया, बाबूजी ने कहा था। अरे ठीक ही तो है, लड़की को झूठ बोल के इस घर में ले आते तो पाप ही लगता ना। शाबाश मिठू, चाहे खुद का नुकसान हो रहा हो, पर हमेशा सच बोलना चाहिए। अरे चल चल बुड्ढे, अपने बाप को मत सिखा। तुझे सच बोलना तो सिखा दिया, अब तेरी बदतमीजी भी छुड़वानी पड़ेगी मुझे। चलो, मैंने सच बोला, अब तुम अपना वादा भी निभाओ। टॉफी कहाँ है मेरी? बाबूजी मिट्ठू को टॉफी देते हैं। टॉफी खाते हुए मिट्ठू बोलता है, मिट्ठू मिट्ठू तोता, मीठी टॉफी खाता, किसी से नहीं डरता, सच्ची बात